हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जो 2022 के निर्णय हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। संविधान का जो नवा निर्णय है वो आपके सामने है, जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कल्याणी ये मृत हैं, मृत होते तो द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य बनाम सुल्तान बेथरी म्यूनिसिपैलिटी और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान इसमें क्या है, दो अनुच्छेदों की बात हुई है इसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 300 का क्या हुआ है मामला देखें। अपीलार्थी गण जो गांव के किसान थे और जिनकी भूमि संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा सड़क निर्माण हेतु ले ली गई थी को कोई प्रतिकर न दिए जाने से क्या अपीलार्थी गण के किसी मूल अधिकार का हनन होता है। प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो भूमि है अपीलार्थीगण की, वो रोड किनारे की भूमि थी और रोड सड़क बनाते समय ग्राम पंचायत ने जब सड़क का निर्माण कराया तो उनकी भूमि ले ली किसानों की, जो सड़क से संबंधित थी, सड़क में प्रयोग कर ली सड़क बनाने में, मगर उनको कोई प्रतिकर नहीं दिया। तो यहाँ पर किसी मूल अधिकार का या संवैधानिक अधिकार का किसका हनन हुआ, किसका नहीं हुआ, ये बताना था सुप्रीम कोर्ट को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया है। निर्णय सार देखें, पहला बिंदु देखें निर्णय सार का क्या कह रहा है। पहले बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भूमि अधिग्रहण की कोई अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी किए बिना याचीगढ़ की कृषि भूमि सड़क निर्माण हेतु अर्जित कर लेना याचीगढ़ के संविधान के अनुच्छेद 21 और 300 का उल्लंघन है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय अपास्त। बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बिंदु में कि जो आपने भूमि ली किसानों से, अपीलार्थीगण से, जो सड़क के किनारे की थी, आपको एक प्रॉपर प्रक्रिया के अनुसार उनको उस भूमि को लेना चाहिए था और उसके बदले में प्रतिकर वगैरह देना चाहिए था, जो कि आपने नहीं फॉलो की, प्रक्रिया आपने नहीं फॉलो की, आपने भूमि यूं ही ले ली। तो सीधी सी बात है, आपने संविधान के अनुच्छेद 21 और 300 का उल्लंघन किया है और इस तरह से निर्णय जो इससे पहले इसके अगेंस्ट थे उनको अपास्त कर दिया, खत्म किया। दूसरे बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाए, इसके लिए दो पूर्व शर्तें अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के बाद जो है, अब संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार ना रहकर संवैधानिक अधिकार हो गया, जो कि धारा 300 का में है। और इसलिए इस निर्णय को ज़रूर पढ़ा रहे हैं क्योंकि 300 का जो धारा जो अनुच्छेद है आपका, वो बहुत छोटा सा अनुच्छेद है और प्रश्न 300 का पर आने लगे हैं खूब। तो चूंकि उसके सपोर्ट में अगर आप केस लॉ नहीं देते हैं तो आप फुल मार्क्स नहीं पाएंगे, इसलिए 300 का से संबंधित हमने दो निर्णय पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। एक ये निर्णय है, एक आगे और पढ़ाएंगे हम आपको। दो निर्णय पढ़ा रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन आता है HGS में 2020 वाला जो पेपर 2022 में हुआ था, उसमें 10 नंबर का प्रश्न आया था 300 का से संबंधित। तो ज़रा सा अनुच्छेद है, उसमें 10 नंबर आप पाएंगे, तो उसके लिए आप एक जजमेंट लिख दें सुप्रीम कोर्ट का, तो आपके 300 जो भी नंबर आएंगे, चाहे 10 का है 15 का है, आपके फुल मार्क मिलेंगे आपको। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर दूसरा बिंदु देखें हम, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर रहे हैं तो आपको निम्न दो शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली शर्त है, ऐसा किया जाना व्यापक सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हो और अनुच्छेद 300 का में यथा उपबंधित के अनुरूप प्रतिकर के दावे के अधिकार को पूर्ण कर लिया गया हो। बिल्कुल क्लियर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप किसी को उसकी संपत्ति से वंचित कर रहे हैं तो आप पहले दो शर्तें पूरी करें।
पहली तो ये कि क्या आप उसकी भूमि को सार्वजनिक प्रयोग के लिए लेना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर लेना चाह रहे हैं तो 300 का में जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जैसे आपको उसके बदले उसका प्रतिकर देना है, ये सब काम करना है, ये सब पूरी करें। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को आप संपत्ति से उसकी वंचित नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस मामले में यद्यपि सड़क चौड़ीकरण या निर्माण एक सार्वजनिक प्रयोजन के लिए था, किंतु प्रतिकर का भुगतान नहीं किए जाने से प्रत्युत्तरदाता के कार्य मनमानापूर्ण, आयुक्तियुक्त और स्पष्टता अनुच्छेद 300 का उल्लंघन है। लास्ट में आज सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर का पूरा निर्णय सार बता दिया, पूरी बात को आपको एक ही पॉइंट में प्रो के दे दिया कि आपने चूंकि सड़क निर्माण का कार्य किया या सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया, किंतु आपने उस लिए जो सार्वजनिक, ये तो एक तो बात तो ठीक है कि आप सार्वजनिक प्रयोग के लिए भूमि इस्तेमाल कर रहे हैं, किंतु आपने प्रतिकर ना देकर आपका जो रवैया है वो मनमानापूर्ण है, इसलिए ये युक्तियुक्त नहीं है और सीधे सीधे ये अनुच्छेद 300 का उल्लंघन कर रहा है। ये इसलिए ये विधि विरुद्ध है। इसलिए अगर इसके पक्ष में जो भी निर्णय दिए गए थे, जो भी पहले के, वो सब निरस्त किए और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से इस मामले को संविधान के विरुद्ध माना और अपना निर्णय निर्णित कर दिया। आगे चले हम लोग, ये निर्णय कंप्लीट हो गया, आगे हम लोग अगले पेज पे अगले निर्णय पे चले। निर्णय नंबर 10 क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट निर्णय है। मणिपुर राज्य और अन्य बनाम अब्दुल हनान उर्फ आनंद और एक अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये 2022 का जो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो है, और इसमें एग्जैक्टली अनुच्छेद 22(5) का उल्लेख हुआ है। अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और इसी अनुच्छेद 22 का जो उप अनुच्छेद 5 है वो प्रावधान करता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेशों के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाए, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक शीघ्र उस व्यक्ति को ये समुचित करेगा कि आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर देगा। कहने का मतलब, इस पूरे अनुच्छेद को हमने आपको पढ़ाया है अपने लेक्चर में। तो अनुच्छेद 22 जो होता है वो ये कहता है सीधे से कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, मगर उसी में 1, 2, 3, 4, 5 उपखंड जोड़े गए हैं जो कहते हैं कि कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं जिनमें इस अनुच्छेद का लाभ नहीं मिलता है, और उन्हीं में से एक अवस्था है उप अनुच्छेद 5। मगर ये जरूर कहता है, क्या कहता है ये, इसकी आप समझ ले, इसी में बताया हुआ है, अवैध निरुद्धि के विरुद्ध, इसमें प्रावधान जो है वो क्या है वो देखें। अवैध निरुद्धि के विरुद्ध व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और उसकी परिवर्तनीयता, जहाँ की निरुद्ध व्यक्ति को अभ्यावेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की दृश्य या पठनीय जो पठनीय पढ़ी जा सके, देखी जा सके, प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मामला इसमें चूंकि ये निवारक निरोध अधिनियम या निवारक निरोध उपबंधों के अधीन इस व्यक्ति को निरोध किया गया था, कैद किया गया था, और इस कैद में भी, निवारक निरोध में भी व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का अधिकार है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है, जो कि उप अनुच्छेद 5 में बताया गया है। और वो अपनी अभ्यावेदन तभी पेश कर पाएगा जब आप उसको, जो उसके विरुद्ध चार्जेस लगे हैं, उनकी एक प्रतिलिपि देंगे, साफ सुथरी प्रतिलिपि देंगे, दृश्य में हो, जो पढ़ी जा सके, तभी वो अपनी प्रतिरक्षा में दस्तावेज पेश कर पाएगा। चूंकि इन्होंने ये अवैध काम किया
कि आपने निरुद्ध कर दिया किसी व्यक्ति को और उसको ऐसे ही अपनी प्रतिरक्षा के लिए जो उसने दस्तावेज मांगे तो आपने ऐसे दस्तावेज दिए उसको जो कि पढ़े नहीं जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए किस तरह से बेहतरीन जजमेंट दिया है। निर्णय सार में देखें, संविधान का अनुच्छेद 22(5) किसी निरुद्ध व्यक्ति को निम्न 2 अधिकार प्रदान करता है। जो अभी हमने आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया था कि अनुच्छेद 22(5) जो है, अनुच्छेद 22 उप अनुच्छेद 5 जो है, तो 2 अधिकार प्राप्त हैं। पहला क्या है? पहला, उन आधारों को संसूचित किए जाने का अधिकार जिन पर निरुद्धि का आदेश जारी किया गया है। पहला आधार वो आपको बताना होगा जिस आधार पर आपने उस व्यक्ति को निरुद्ध किया हुआ है, वो बताना ज़रूरी है, उसको अधिकार है। दूसरी बात, दूसरा बी पॉइंट में बताया गया है, दूसरा, निरुद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रतम अवसर प्रदान किया जाना। अब इसी के साथ क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देखे नीचे, इसी के साथ ये भी कि अभ्यावेदन करने के अधिकार में विवक्षित है कि निरुद्ध व्यक्ति के पास वे सभी संसूचनाएं होनी चाहिए जो एक प्रभावी अभ्यावेदन करने के लिए उसे समर्थ बनाता हो या बनाती हो। इसलिए निरुद्ध व्यक्ति द्वारा निवेदन किए गए दस्तावेजों जिन पर निरुद्धि करने वाले व्यक्ति या अधिकारी ने विश्वास व्यक्त किया है को प्राधिकारी द्वारा देने से इनकार करना अथवा उसे अपठनीय अथवा धब्बायुक्त प्रतियां उपलब्ध कराना संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है। तदनुसार निरुद्ध आदेश निरस्त, तदनुसार अपील निरस्त। कहने का मतलब है, चूंकि राज्य ने अपील की है यहाँ पर अभियुक्त के विरुद्ध, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि आप अपील तो करने आ गए मगर आपने धारा जो अनुच्छेद 22(5) है उसकी शर्तों को फॉलो नहीं किया और आपने जो कि उसे अभ्यावेदन करने का अधिकार था, उस अधिकार को आपने इस तरह से कि उसको धब्बायुक्त या गंदी या पठनीय प्रतिलिपि दी जिसके आधार पर उसको अभ्यावेदन करना था। तो चूंकि धब्बायुक्त प्रतिलिपि आप देंगे तो वो अपना अभ्यावेदन सुचारू रूप से या सही से नहीं कर पाएगा और इस तरह से आपके द्वारा लापरवाही बरती गई, आपके द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया जिससे कि वो अपनी प्रतिरक्षा ना करा सके, वो अभ्यावेदन प्रस्तुत ना कर सके और इस तरह से इसलिए हम आपकी अपील को निरस्त करते हैं और अपील को निरस्त करते हुए जो इससे पहले आपने आदेश दिया था निरुद्धि का, उस निरुद्धि आदेश को भी निरस्त करते हैं और इसी के साथ साथ आपकी अपील को भी निरस्त करते हैं क्योंकि आपका मामला अनुच्छेद 22(5) के अनुसार उसके मौलिक अधिकारों का, उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। इसलिए आपका मामला, ना आपका आदेश ठीक है ना आपकी अपील आगे चलने लायक है और ये कहते हुए आदेश निरस्त कर दिया और अपील को ही साथ साथ निरस्त कर दिया। बहुत अच्छा जजमेंट है। 22(5) में या 22 में आप 2022 में आप लिख सकते हैं, वो सॉरी अनुच्छेद 22 में इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलें अगला निर्णय। ये जो निर्णय नंबर 11 आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टाइम बहुत ही ज्वलंत मामला है। आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में और हर जगह एक बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है कि जो अनुच्छेद 15(6) मतलब 15(6) और 16(6), अनुच्छेद 15 में जो उपअनुच्छेद 6 जोड़ा गया है और अनुच्छेद 16 में जो उपअनुच्छेद 6 जोड़ा गया था, संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा 2019 में ये दोनों उप अनुच्छेद जोड़े गए 15 और 6 में। ये एग्जैक्टली क्या है देखें आप, संविधान 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा दिनांक 14/1/2019 से अंतः स्थापित अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को 10% आरक्षण दिए जाने की वैधता और संवैधानिकता का परीक्षण करने हेतु संविधान पीठ के समक्ष निर्धारण के लिए प्रश्न। मसला ये उठा, चूंकि आपको पता है कि ये दोनों अनुच्छेद
उपअनुच्छेद क्या कहते हैं। ये दोनों ही अनुच्छेद, चाहे वो 15(6) हों या वो 16(6) हों, इनके द्वारा जो आर्थिक रूप से दुर्बल लोग थे उनके लिए 10% का रिजर्वेशन किया गया था संविधान के संशोधन द्वारा, जो कि 14 जनवरी 2019 से परिवर्तित हो गया था ये आरक्षण। तब से ही समझ लीजिए कि ये विवाद बना हुआ है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं कि हाँ, ये 10% आरक्षण ठीक है, उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो लोग मतलब किसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वो भी अगर मान लीजिए वीकर सेक्शन में आते हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए 10%। ज़्यादातर सवर्णों से संबंधित है क्योंकि उनको और कहीं आरक्षण नहीं है, तो उनको कम से कम, चूँकि वो आर्थिक रूप से दुर्बल है, तो उनको 10% आरक्षण मिलना चाहिए। कुछ पक्ष दूसरा पक्ष इसके विरोध में है। वो कहता है कि नहीं भैया, अगर सवर्णों को भी आरक्षण मिलने लगेगा तो ये सब और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये सब मतलब दोनों ही पक्ष विपक्ष में मामले लगातार चलते आ रहे हैं। और फाइनली इस निर्णय में भी हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें मतभेद हुआ है निर्णय देने में, और अभी भी ये मामला पूरी तरह से निपटा नहीं है, अभी भी कार्य प्रगति पे है। पहला पॉइंट क्या है इसमें देखें, प्रावधान में तीन पॉइंट बताए गए हैं जिनका निचोड़ सुप्रीम कोर्ट को निकालना था, संवैधानिक पीठ को निकालना था। और इन तीनों प्रश्नों को, ये 3 प्रश्न है एग्जैक्टली, ये तीनों प्रश्न एज इट इज मिल सकते हैं। प्रावधान से आपको प्रश्न मिल सकता है, इस मामले पे जनहित याचिका दायर की गई है उनके मामले में प्रश्न मिल सकता है, या 15(6), 16(6) अनुच्छेद आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी जस्ट जोड़े गए हैं 2019 में 103वां संशोधन करके। तो प्रश्न क्या है पहले देखें सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला प्रश्न था, क्या आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने हेतु एक उपकरण है और इसलिए केवल आर्थिक आधार पर प्रारूपित आरक्षण भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। पहला प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको भी आपने क्या किया, कह दिया कि शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, और इनको भी एक तरह से आपने बैकडोर से आरक्षण दे दिया जो आरक्षण के पाने के लायक नहीं थे। तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के अंतर्गत आच्छादित वर्गों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने से बहिष्कृत किया जाना समता का उल्लंघन है और उसके द्वारा आधारभूत ढांचा सिद्धांत का भी उल्लंघन है। कहने का मतलब हुआ 15(4), 15(5) और 16(4) के अंतर्गत जो शैक्षिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उन सबके कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनको आरक्षण मिला है। तो इस ये आरक्षण का प्राप्त करने के साथ साथ आपने क्या किया, 16(6), 15(6) में भी एक तरह से उन लोगों को भी आरक्षण दे दिया जो पिछड़े वर्ग के लोग नहीं थे, कमज़ोर वर्गों के लोग नहीं थे, उनको भी आपने एक तरह से आरक्षण दे दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसा आरक्षण दे के इन लोगों के साथ भेदभाव किया है जो आरक्षण पाने के हकदार थे, और इसी के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करने का प्रयास किया है या उसका उल्लंघन किया है। तीसरा और आखिरी प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विद्यमान आरक्षण के अलावा 10% तक आरक्षण दिया जाना 50% के सीलिंग सीमा के भंग होने के कारण आधारभूत ढांचे के उल्लंघन को परिणामित करता है। तीसरा प्रश्न आया कि चूंकि टोटल आरक्षण जो होना चाहिए मैक्सिमम 50% होना चाहिए, तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं कि पहले से ही लगभग 50% के लगभग आरक्षण था तो 10% आपने
और वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग थे उनको आरक्षण दे दिया, तो ये सीमा 50% के पार पहुंच जाएगी। और अगर अगर ये सीमा 50% के जो रूल है, सीलिंग रूल है, उसको क्रॉस कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप कि आपने ये संशोधन करके आधारभूत ढांचे को उल्लंघन कर दिया है या आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हुआ है। कुल मिला के ये 3 विवादित प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, जो कि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जो 10% का आरक्षण है उसके विरुद्ध दायर की गई हैं। बहुत सारी, एक नहीं सैकड़ों जनहित याचिकाएं दायर की गई, इसीलिए इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया, जनहित अभियान बनाम भारत संघ। एक तरफ भारत संघ है, दूसरी तरफ तमाम लोग हैं जिन्होंने जनहित अभियान चलाया है इस 10% आरक्षण के विरुद्ध। तो तीनों प्रश्नों का सुप्रीम कोर्ट ने एक उत्तर दिया और एक ही उत्तर में तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपसे कहीं पर भी ये 3 में से कोई भी प्रश्न आता है या व्याख्या करने का आता है या 10% आरक्षण के बारे में, विवाद के बारे में डिस्कशन आता है, तमाम तरह से जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको तमाम तरह से ये प्रश्न बना हुआ दिखाएगा कि प्रश्न बना देंगे कि क्या 103वां संशोधन जो है वो संविधान के आधारभूत ढांचे को तोड़ रहा है, उल्लंघन कर रहा है, पहला प्रश्न बना सकते हैं। दूसरी बात बना सकते हैं कि 10% आरक्षण जो है, जो दिया गया है कमज़ोर वर्गों को, ये ठीक है या नहीं है, इसके सपोर्ट पक्ष और विपक्ष में आप नोट्स लिखिए, ये पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि ये जो 10% का आरक्षण है इसको लगाने के बाद 50% की जो सीलिंग सीमा है वो समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या आपके विचार हैं? कोई भी एक लेटेस्ट वाद देके इसकी व्याख्या करिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना लेटेस्ट टॉपिक है 2022 के लिए, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 2022-23 का, इसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप इसके बिना पार नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करें। तैयार कर लेंगे तो प्रश्न चाहे जितना घुमा के आपसे पूछा जाए, आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अब चूंकि ये 3 तरह के प्रश्न, हमने आपको एक समरी भी समझा दी, 3 जो प्रावधान थे, प्रावधान भी समझा दिया कहाँ कहाँ से संबंधित है, प्रावधान में जो जो प्रश्न उठे उनके बारे में बता दिया। अब चले हम सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो अगले पेज पे लिखा है हमने निर्णय सार, क्योंकि बड़ा टॉपिक है इसीलिए ये हम लोग का ये जजमेंट लास्ट होगा आज के टर्न का। इसके बाद जो जजमेंट पढ़ेंगे बचेंगे वो अगले टर्न पर हम कराएंगे आपको। अगले पेज पे चले फिलहाल। अब निर्णय सार पर आ जाइए। जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो बेंच थी उसके 2 मत हो गए, बहुमत ने निष्कर्ष अलग दिया, अल्पमत का निष्कर्ष अलग था। क्योंकि इतना टिपिकल मामला है ये कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी जो है वो प्रॉपर एक मत नहीं हो पाए। तो पहले देखें बहुमत का निष्कर्ष क्या है। बहुमत का निष्कर्ष देखें, संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 को किसी भी कारण संविधान के आधारभूत ढांचे को भंग या उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता। संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण की अनुमति देता है। ठीक, पहला प्रश्न हो गया, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, तीसरे प्रश्न का भी उत्तर आप ले लीजिए। देखिए बिल्कुल आपको नियम लाइन वाइज उत्तर मिलते चले जा रहे हैं। पहले उन्होंने कह दिया, पहले ही सेंटेंस में क्लियर कर दिया कि ये जो संविधान संशोधन है 103वां, जिसमें 15(6) और 16(6) अंतः स्थापित किए गए हैं अनुच्छेद, इसमें किसी भी तरह से संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं हो रहा है। पहले प्रावधान के पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, चूंकि आर्थिक आधार पर यह आरक्षण की अनुमति देता है संविधान, इसलिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया कि यहाँ पर किसी चीज़ का उल्लंघन, संविधान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तीसरा प्रश्न जो था आपका था 50% सीलिंग से संबंधित, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 50% की अधिकतम सीमा अनम्य कहते हैं, जिसे बदला ना जा सके, जिसमें और चेंज ना हो सके, उसको कहते हैं अनम्य। अनम्य वर्ड आप इस्तेमाल करिएगा, ब्रैकेट में हमने उसको
इजी करने के लिए लिख दिया है। 50% की अधिकतम सीमा अनम्य नहीं है और ये सीमा भी केवल अनुच्छेद 15(4) व 5 तथा अनुच्छेद 16(4) में कथित आरक्षण को लागू होता है। तदनुसार रिट याचिकाएं निरस्त। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो 10% आरक्षण देने का संशोधन था 103वां, वो एकदम ठीक था। उससे किसी भी प्रकार का संविधान के ढांचे को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। और जो आप 50% की बात कर रहे हैं, पर 50% आरक्षण सीमा, ये सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 15(4)(5) और 16(4) में ही लागू है। बाकी आप 50% के ऊपर भी आरक्षण का लाभ दे सकते हैं किसी को। इसलिए जितनी भी रिट याचिकाएं दायर की गई थी, इन सबको निरस्त किया जाता है। कुल मिला के सारी रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी। बहुमत का जो निष्कर्ष है, अब अल्पमत का निष्कर्ष देख लें दूसरे पॉइंट में। अल्पमत का निष्कर्ष क्या कहलाता है। आप बहुमत का निष्कर्ष याद करिए, इसके जस्ट उलट दीजिएगा तो आपके पास अल्पमत का निष्कर्ष आ जाएगा। क्या कहता है, जस्ट उल्टा कहता है। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद 15 में क्रमशः खंड 6 और अनुच्छेद 16 में खंड 6 अंतः स्थापित किया गया है, असंवैधानिक और शून्य है। इस आधार पर कि वे संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करते हैं। तदनुसार रिट याचिकाएं व अन्य कार्रवाइयां निस्तारित। सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट जो अल्पमत था उसने बिल्कुल बहुमत के अपोजिट निर्णय दिया। उसने कहा कि भाई जो आपने अंतः स्थापित किया अनुच्छेद 15 से 6 और 16(6) 2019 में, ये एकदम गलत है। ये आधारभूत ढांचे के संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए ये संशोधन 103वां जो है असंवैधानिक है और शून्य है। इसलिए जितनी भी रिट याचिकाएं की गई हैं वो सही की गई हैं, उनको हम मानते हैं। उन रिट याचिकाओं को हम निस्तारित करने का निर्देश देते हैं। चूंकि दो मत हो गए, एक फाइनल निर्णय नहीं आ पाया, इसलिए तीसरे पॉइंट में ये भी बात बता दी गई है, निर्णयों में मत भिन्नता के कारण मामला या निर्णय निर्धारण के लिए वृहद पीठ को संदर्भित। क्योंकि मामले का निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया, कुछ लोग बहुमत में कुछ कह रहे हैं, अल्पमत में कुछ कह रहे हैं, फाइनल निर्णय नहीं आ पाया, इसलिए ये बड़ी पीठ वृहद पीठ को मामला स्थानांतरित कर दिया गया है। और अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में विचारणीय मामला है, इस पर अभी बहस चल रही है। अभी इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। इसके फाइनल रिजल्ट से याद आया कि आप लोगों के पास भी सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ है। अब टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगर आपको कोई असुविधा आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, जैसा कि हम बता चुके हैं, डे 1 से लेकर डे 73 में हमने सारे आपको यूपी PCSJ और यूपी HGS मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो पूरे के पूरे पढ़ा दिए। सारे नोट्स आपको दे दिए, कंप्लीट नोट्स दे दिए। और 74 से लेकर अब तक हम जो है 95 तक सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट दे रहे हैं। डे 95 तक सारे जजमेंट आपके हम कंप्लीट करा देंगे जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। क्योंकि जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आज के ट्रेंड पर, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, इन जजमेंट्स को कायदे से पढ़ लीजिएगा, वरना धोखा उठाएंगे आप। क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं कि नोट्स आपके पास कंप्लीट है, कहीं ना भटकिए, अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। जहां पर केस लॉ की ज़रूरत थी 2018 से लेकर 2021 तक के सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज हमने मैटर में पढ़ाए हुए हैं। डे वाइज भी पढ़ाया है, उसके बाद हमने प्लेलिस्ट बना दी है। सब्जेक्ट वाइज भी आपको पढ़ाया है, आप डे वाइज पढ़ना चाहें तो डे वाइज पढ़ ले, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहें सब्जेक्ट वाइज पढ़ ले। उसके अलावा हमने अपना नंबर सर्कुलेट कर दिया आपके पास, व्हाट्सएप नंबर है ये 9450770672। अगर कहीं असुविधा आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई मैटर समझ में नहीं आ रहा है, कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 500 रुपये हमने रखी हुई है।
ये रजिस्ट्रेशन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो कैंडिडेट सिलेक्शन लेते जाएंगे उनकी ये फ़ीस रिफ़ंड करते जाएंगे, ये रिफ़ंडेबल फ़ीस है। ये सिर्फ आपके पास एक, हमारे पास एक आपकी अमानत के तौर पर रहेगी। जैसे ही आप सिलेक्शन ले लेंगे ये फ़ीस हम आपकी रिटर्न कर देंगे। आप हमसे जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हमने नीचे आपको चैनल दे दिया @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। आप यूट्यूब पे ये जब डालेंगे तो आप डायरेक्ट हम तक पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको डे 1 से लेके डे 100 तक के वीडियो दिखेंगे। बाद में आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो प्ले लिस्ट मिलेगी, जिसमें सब्जेक्ट वाइज हमने उन सारे डेज को मैनेज कर दिया है, अरेंज कर दिया है। आप चाहे डे वाइज पढ़ें, आप चाहे सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। हर मैटर हर वीडियो के साथ ये हैंड रिटेन नोट्स की हमने PDF लगा रखी है। आप वीडियो चलाते हैं तो मोर को टच करिए, PDF खुल के आएगा, PDF को डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका ये है, PDF अपने हाथ में रखिए फिर इस वीडियो को देखिए, और तब आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। और जब आपको मैटर समझ में आ जाए तो 2 4 6 बार आप वीडियो को चलने दीजिए, जिससे वो मैटर आपके दिमाग में बैठ जाए, और जब आप मेंस लिख रहे हों तो वो आपके दिमाग में आए और आपको स्ट्राइक करे और आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंप्लीट मैटर है UP PCSJ और UPSJS के लिए। ये कंप्लीट मैटर है, कहीं ना भटकिए, आप अच्छे से इस मैटर को तैयार करिए और सिलेक्शन पा जाइए। ज़्यादा मैटर या भटकाव में पढ़ेंगे तब आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि आप इस मैटर को अच्छे से पढ़िए और सारे लोगों को प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। कंप्लीट और अच्छा नोट्स हैं, बहुत मेहनत हम ये आपके साथ किए हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।